नाइन्थ क्लास फिजिक्स का कोई भी टॉपिक देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने यूट्यूब सर्च बार पर जाना होगा और वहाँ जाकर उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, आगे लिखेंगे नाइन्थ क्लास फिजिक्स और उसके बाद लिख देंगे बाय वकास नासिर और इस सर्च के बटन को दबा देंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है तो जैसे वर्नियर कैलिपर की अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वर्नियर कैलिपर नाइन्थ क्लास फिजिक्स बाय वकास नासिर और इस सर्च के बटन को दबाऊंगा तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी जो कि मैंने बना रखी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो फिजिक्स का टॉपिक हमारे सामने उसका नाम है स्क्रू गेज। तो पढ़ते हैं कि आपकी बुक के अंदर क्या बताया गया और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली लाइन के अंदर ये लिखा हुआ स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट, कि स्क्रू गेज जो होता है एक ऐसा आला होता है डेट इज यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स, जो कि इस्तेमाल किया जाता है छोटी छोटी लंबाइयों को नापने के लिए, विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर। और इस स्क्रू गेज की जो दुरुस्तगी होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है किसकी निस्बत? वर्नियर कैलिपर की निस्बत। अगर इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू बताऊं तो वो ये बोलना चाह रहा है जैसे स्केल होता है, स्केल से जो मिनिमम जो हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, वो कितनी मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर तक की। इसी तरह वर्नियर कैलिपर की मदद से जो हम लेंथ मेजर करते हैं वो मेजर कर सकते हैं हम 0.1 मिलीमीटर तक। और जबकि स्क्रू गेज से जो हम डिटेल वाइज मेजरमेंट हासिल करते हैं या जो ज़्यादा डीपली मेजरमेंट हासिल करते हैं वो होती है 0.01 मिलीमीटर। तो तीनों नंबर के अंदर फ़र्क है। 1 मिलीमीटर छोटा, उससे छोटा क्या 0.1 मिलीमीटर, और उससे छोटा क्या 0.01 मिलीमीटर। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम छोटी तरीन लंबाई को ज़्यादा दुरुस्त तरीके से नाप सकते हैं एज़ कम्पेयर वर्नियर कैलिपर से। आगे क्या बोलता है? इट इज़ आल्सो अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है। सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम। जो एक सादा स्क्रू गेज जो होता है वो किस पे मुश्तमिल होता है? यू शेप के एक मेटल, यानी यू शक्ल के एक मेटल के फ्रेम पे होता है। अगर नीचे दिखाऊं तो ये वर्नियर कैलिपर है और देखिए इसके अंदर ये यू शेप हिस्सा है और ये मेटल का बना हुआ होता है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है? विद अ मेटल स्टड एट इट्स वन एंड एज शोन इन फिगर 1.9। और इस मेटल फ्रेम के एक एंड के ऊपर, एक सिरे के ऊपर एक मेटल का हिस्सा बना हुआ होता है जिसे स्टड कहा गया है, जैसे कि आपको कर्सर की मदद से पिक्चर के अंदर नज़र भी आ रहा होगा। तो ये बोला गया ओवरऑल इस लाइन में क्या बोला गया कि एक सिंपल माइक्रो स्क्रू गेज जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एक यू शेप की मेटल फ्रेम के ऊपर, और इसके एक फ्रेम के जो एक हिस्सा होता है उसके साथ एक मेटल का स्टड जुड़ा हुआ होता है जो कि शक्ल में दिखाया गया है। आगे चलें तो अ होलो सिलेंडर और स्लीव्स हैज़ अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट। स्क्रू गेज के अंदर एक होलो सिलेंडर भी होता है जिसे स्लीव भी कहा जाता है, इसके ऊपर मिलीमीटर का एक स्केल बना हुआ होता है। अगर पिक्चर में दिखाऊं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको होलो सिलेंडर बोला जाता है और इसका दूसरा नाम स्लीव है। और इसके ऊपर ये जो निशानात हैं जिस पे 0.5 लिखा हुआ है ये मिलीमीटर स्केल होता है जिसे मेन स्केल कहा जाता है। ऊपर चलें तो ऊपर आगे क्या बोला हुआ है? अलोंग अ लाइन कॉल्ड इंडेक्स लाइन पैरेलल टू इट्स एक्सिस। ये जो निशानात होते हैं ये निशानात एक लाइन के ऊपर होते हैं जो कि इसके पैरेलल होती है, ये वाली लाइन जिसे इंडेक्स लाइन कहा जाता है। तो ये इंडेक्स लाइन है, ये इसके निशानात हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओवरऑल बताऊं तो इस पूरी लाइन के अंदर ये बोला गया है कि स्क्रू गेज के अंदर एक होलो सिलेंडर या स्लीव करके एक स्केल होता है जिसे मिलीमीटर स्केल कहा जाता है, और ये स्केल जिस लाइन के ऊपर बना होता है उसे इंडेक्स लाइन बोला जाता है। आगे चलें तो आगे क्या बोलता है? द होलो सिलेंडर एक्ट्स एज अ नट। ये जो होलो सिलेंडर है जिसकी अभी हमने बात की ये एज अ नट एक्ट करता है। जैसे नट और बोल्ट होता है ना, स्पिंडल जो होता है, स्पिंडल का ये हिस्सा तो प्लेन नज़र आ रहा है लेकिन आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगा, उस पिक्चर में आपको पता चलेगा कि इसका यानी कि स्पिंडल जैसे इस रेचेट को घुमाते हैं ना तो स्पिंडल यानी कि इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद रेचेट को, स्पिंडल को बाहर की तरफ कर सकते हैं, आगे की तरफ या पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। तो इसका वो हिस्सा जो ये होलो सिलेंडर जो होता है ना अंदर से खोखला होता है, खाली होता है, इसके अंदर चूड़ियाँ बनी होती है, इसीलिए एज अ नट एक्ट करता है। और स्पिंडल जैसे जैसे हम रिचेट को घुमाते हैं तो स्पिंडल जो है चूड़ियों एज अ यानी कि इस पे जो थ्रेड्स बनी होती हैं, थ्रेड्स का मतलब चूड़ियाँ, यानी कि वो पीछे की तरफ होता रहता है। आगे अगर मैं आपको पिक्चर अभी दिखा दूँ, देखिए आपको ये स्क्रू गेज नज़र आ रहा है, ये देखिए ये स्टड हो गया हमारा और ये स्पिंडल हो गया। जैसे ही इसको मैं पीछे की तरफ
तरफ करूँगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाता रहेगा। और ये जो वो थ्रेड्स हैं, चूड़ियाँ हैं जिनकी बात की जा रही है, और ये जैसे जैसे पीछे जाएगा तो ये होलो सिलेंडर के अंदर ही जाएगा। तो ये वो बात बोलना चाह रहा था। दोबारा पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये होलो सिलेंडर एज ए नट कैसे एक्ट करता है। स्पिंडल इसके अंदर जाता है, नट बोल्ट जैसे होते हैं, इसलिए इसको नट कहा गया है। अगली लाइन में बोला गया इट इज फिक्स्ड एट द एंड ऑफ यू शेप्ड फ्रेम ऑपोजिट टू द स्टड। ये जो होलो सिलेंडर होता है यू शेप फ्रेम के उस हिस्से के साथ जुड़ा हुआ होता है जो स्टड के ऑपोजिट साइड पे होता है। पिक्चर में दिखाऊं तो ये आपको मेटल का यू फ्रेम नजर आ रहा है, ये स्टड है, इसके ऑपोजिट साइड ये है, और देखिए इसी पार्ट के साथ ये स्लीव या होलो सिलेंडर जुड़ा हुआ है। यही उस लाइन के अंदर बोला गया है। आगे बोले तो आगे वो पैराग्राफ में बोलते हैं थिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। थिम्बल जो होता है वो अपने अंदर, यानी कि ये हिस्सा आपको अभी नज़र आ रहा होगा, ये हिस्सा यहाँ से ये वाला जो हिस्सा होता है ये थिम्बल कहलाता है, और ये अपने अंदर जो होता है वो क्या लेकर जाता है, स्पिंडल को। क्योंकि स्पिंडल लंबा होता है तो ये अगर फॉर एग्जांपल इसको ज़्यादा लूज़ करेंगे रिजिट की मदद से तो पीछे आता रहेगा। जैसे ये पीछे आएगा तो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली बात है ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर आप एज्यूम करिए वहाँ पे पीछे की तरफ चला जाएगा। तो यही ऊपर लिखा हुआ है कि थिम्बल जो है अपने अंदर जो है थ्रेडेड स्पिंडल को, थ्रेडेड स्पिंडल क्यों कहा गया, बिकॉज इधर जो है चूड़ियाँ बनी हुई है इसीलिए, और ये जो हिस्सा होता है स्पिंडल कहा गया तो इसलिए इसको थ्रेडेड स्पिंडल कहा गया। तो ये जैसे ही इस थिम्बल को घुमाएंगे तो ये सारा पीछे जाएगा, इसीलिए वहाँ लिखा हुआ है कि ये थ्रेडेड स्पिंडल को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो A thimble has a threaded spindle inside it। ये लाइन हो गई। आगे चलें तो एज अ थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन, जैसे ही थिम्बल वाला यानी थिम्बल जो है वो पूरा अपना एक वन रोटेशन कंप्लीट करता है, यानी एक चक्कर पूरा करता है, द स्पिंडल मूव्स 1 मिलीमीटर अलोंग द इंडेक्स लाइन। तो स्पिंडल जो है वो 1 मिलीमीटर जो है इंडेक्स लाइन पे आगे की तरफ, यानी इंडेक्स लाइन के हिसाब से आगे की तरफ मूव कर जाता है। अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये थिम्बल को ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, आपको मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप डिटेल वाइज समझना चाहते हैं तो यूट्यूब की सर्च बार पर लिखिए स्क्रू गेज, और उसके बाद सर्च कर दीजिए, और सर्च करने के बाद कुछ वीडियोस नज़र आएंगी जिसके अंदर आपको दिखाया गया होगा कि इसके फंक्शनिंग बारे में, तो आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन ज़ुबानी भी इसको अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ बार बार रिपीट करके हर तरह से समझाने की कि आपको समझ में आ जाए। तो लाइन में हम क्या बात कर रहे थे, जैसे इस थिम्बल को पूरा मैं एक चक्कर घुमाऊँगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये स्पिंडल आगे की तरफ जाएगा। अगर एक चक्कर उल्टा घुमाऊँगा तो ये स्पिंडल जो है पीछे की तरफ जाएगा। तो एक चक्कर रोटेशन यानी वन रोटेशन पे एक चक्कर पे ये 1 मिलीमीटर आगे जाएगा। किस पर आगे जाएगा, इंडेक्स लाइन पे। जैसे अभी ये यहाँ है, अगर मैं इस थिम्बल को घुमाऊंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और इन यानी कि लाइंस के दरमियान जो है वो फासला है 1 मिलीमीटर का। तो यही वो बात ऊपर बोलना चाह रहा है, जिसको मैं एक बार दोबारा से भी बता देता हूँ। एज द थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन द स्पिंडल मूव्स 1 मिलीमीटर अलोंग इंडेक्स लाइन। जैसे ही वो एक चक्कर करेगा तो इंडेक्स लाइन पे 1 मिलीमीटर आगे हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज 1 मिलीमीटर। ऐसा इसलिए होता है कि जो स्पिंडल, ये वाला स्पिंडल जो होता है इसके ऊपर जो थ्रेड्स होती हैं, चूड़ियाँ बनी होती हैं, उनके दरमियान का जो फासला होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। मैं दोबारा से पिक्चर में भी दिखा देता हूँ। ये हमारा स्क्रू गेज है, ये हमारी थ्रेड्स बनी हुई हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है। इसी को स्क्रू गेज ऑफ पिच ऑफ स्क्रू गेज भी कहा जाता है, जो कि आगे चल के आप पढ़ोगे। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। द डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ स्क्रू ऑन द स्पिंडल, यानी कि ये जो फासला होता है थ्रेड्स के दरमियान, इसी डिस्टेंस को, और यानी कि वो जो थ्रेड्स होती हैं उनके दरमियान, जो कि पिक्चर में दिखाया था, उनके दरमियान भी फासला 1 मिलीमीटर का होता है, और ये जो लाइनें लगी होती हैं इनके दरमियान भी फासला जो होता है वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर का होता है, और यही डिस्टेंस कहलाता है पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है द थिम्बल हैज़ 100 डिवीजन अराउंड इट्स वन एंड। थिम्बल का जो एक सिरा होता है उसके ऊपर 100 डिवीजन्स होते हैं, या उस हिस्से को 100 बराबर लाइनों के साथ तकसीम किया गया होता है, जैसे 60, 65, 70, 75, 80। तो ये थिम्बल है, ये इसका एक एंड है, और इसको ओवरऑल जो नंबर्स नज़र नहीं आ रहे वो इसके पीछे हैं क्योंकि ये पिक्चर है। तो 100 हिस्सों में इसका एक हिस्सा यानी कि एक सिरा जो है तकसीम किया हो गया होता है थिम्बल का। तो आगे चलो तो इट इज़ द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज। ये वाला हिस्सा जिसके ऊपर डिवीजन लगी होती है थिम्बल के, इस हिस्से को बोलते हैं सर्कुलर स्केल। तो ओवरऑल क्या पता चला कि स्क्रू गेज के ऊपर 2 स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल होता है जो कि इंडेक्स लाइन के ऊपर निशानात लगे होते हैं, और दूसरा
सर्कुलर स्केल होता है जो कि थिम्बल के एक हिस्से पर 100 डिवीजन्स लगी होती हैं। अगली लाइन में क्या बोलता है, अगली लाइन में बोलता है आ थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन, जैसे ही थिम्बल अपना पूरा एक चक्कर मुकम्मल करता है 100 डिवीजन पास द इंडेक्स लाइन, तो 100 डिवीजन जो है वो इंडेक्स लाइन के सामने से गुजरते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे इस वक्त 70 है, दोबारा यानी कि अगर मैं यहाँ पे 0 ले आऊँ और दोबारा से पूरा एक चक्कर करूँ तो इंडेक्स लाइन के सामने से हर फिगर आएगा ना। जैसे अगर मैं ऊपर करूँगा 71 आएगा, फिर 72, 73, 74, 75, इस तरह, यानी इंडेक्स लाइन जब भी एक चक्कर मुकम्मल होगा थिम्बल का तो इसके सामने से 100 निशानात गुजरेंगे जो कि किसके होंगे, सर्कुलर स्केल के होंगे। ये वो बोलना चाह रहा था आसान लफ्ज़ों में। तो आगे क्या बोलता है, द थिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर अलोंग द मेन स्केल, और जैसे ही इस इंडेक्स लाइन के सामने से ये सारे नंबर गुजरेंगे, यानी एक चक्कर थिम्बल का पूरा होगा जो कि ऊपर भी बताया था पिछले पैराग्राफ में, तो ये थिम्बल जो है 1 मिलीमीटर आगे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन आपको पहले भी समझाई थी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगली लाइन में क्या बोलते हैं, 10 लिहाजा ईच डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, जो सर्कुलर स्केल की हर डिवीजन है क्रॉसिंग द इंडेक्स लाइन मूव्स द थिम्बल थ्रू 1/100 मिलीमीटर, यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो वो पहले ट्रांसलेशन कर देता हूँ फिर पिक्चर के अंदर बताता हूँ। वो ये बोल रहे हैं जो सर्कुलर स्केल की हर डिवीजन जो है वो इंडेक्स लाइन के सामने से जब गुजरती है तो वो हर डिवीजन के ऊपर थिम्बल कितना आगे होता है इंडेक्स लाइन के ऊपर, वो होता है 1/100 मिलीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। आपको बात नहीं समझ आई, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर सुनिए। लेकिन पिक्चर में भी मैं आपको बता देता हूँ, इस लाइन में ये बोला जा रहा है कि जैसे इस वक्त 70 है इंडेक्स लाइन के सामने, जैसे ही मैं 71 करूँगा, ठीक है, इंडेक्स लाइन के ऊपर, या 72 करूँगा या 73 करूँगा, लेट्स सपोज 70 से 71 की तरफ मूव करूँगा तो क्या होगा, ये थिम्बल थोड़ा सा आगे हो जाएगा। फिर 72 करूँगा तो फिर और आगे हो जाएगा। तो हर डिवीजन के ऊपर जो कि सर्कुलर स्केल के ऊपर हम चेंज करते हैं तो कितना थिम्बल आगे होता है, वो आगे होता है 0.01 मिलीमीटर। यानी पूरा चक्कर काटेंगे तो 1 मिलीमीटर फासला कवर कर लेगा, लेकिन एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे सर्कुलर स्केल का तो 0.01 मिलीमीटर। इसीलिए यानी 100 डिवीजन आगे से गुजरेंगे तो 1/100 शो किया गया है। ज़्यादा डिटेल में लेके जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आई होप मैक्सिमम बच्चों को जो है ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलें तो क्या लिखा हुआ, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कैन आल्सो बी फाउंड एज गिवन बिलो। जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है वो मालूम करने के लिए फार्मूला होता है। पहला सवाल तो ये पैदा होता है, लीस्ट काउंट किसे कहा जाता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो कम से कम रीडिंग हासिल की जाती है, कम से कम मेजरमेंट की जाती है, उससे बोलते हैं लीस्ट काउंट। जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, स्केल की मदद से 1 मिलीमीटर तक सबसे कम फासला मेजर किया जा सकता है या सबसे कम लेंथ ली जा सकती है, और वर्नियर कैलिपर की मदद से 0.1 मिलीमीटर तक का फासला मेजर किया जा सकता है। और स्क्रू गेज इन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, तो इट्स मीन के इसकी जो एक्यूरेसी है वो 0.01 मिलीमीटर होती है, जो कि इसका लीस्ट काउंट कहलाती है। खैर एनीवे, ये इसका फार्मूला है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, जितनी पिच होती है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच होती है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितनी डिवीजन होती है, 100। तो 1 मिलीमीटर को 100 पे कर देंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो ये आपको करके भी दिखाया गया, 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100, और ये आ गया 0.01 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.001 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 10 लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर और इतना सेंटीमीटर। आई होप आपको स्क्रू गेज के बारे में समझ में आ गया होगा जो भी आपको बताया गया था। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज के, स्क्रू गेज जो है वो वर्क कैसे करता है। The first step is to find the zero error of the screw gauge. स्क्रू गेज से काम करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो ये मालूम करना होता है कि स्क्रू गेज के अंदर ज़ीरो एरर है या नहीं है, अगर है तो कितना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को शायद ना मालूम हो कुछ स्टूडेंट्स को कि ज़ीरो एरर किसे कहा जाता है। तो मैंने वर्नियर कैलिपर के अंदर भी बताया था कि इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं रख रख के उनके अंदर थोड़ा सा एरर आ जाता है, थोड़ा सा सही वर्क नहीं करते, या तो वो रीडिंग ज़्यादा बताते हैं या तो वो
वो रीडिंग कम बताते हैं। तो वो कितनी ज़्यादा बताते हैं या कितनी कम बताएंगे आफ्टर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, तो वो चीज़ कहलाती है ज़ीरो एरर। बाकी ज़ीरो एरर को पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ज़ीरो एरर के अंदर वो ये बोल रहा है, टू फाइंड द ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड द स्टड ऑफ द स्क्रू गेज। जो यानी ज़ीरो एरर अगर आप मालूम करना चाहते हो तो स्क्रू गेज का जो स्टड और स्पिंडल जो है उनके दरमियान का जो गैप है उस गैप को ख़त्म कर दो, यानी उसको क्लोज कर दो। और ये कैसे होगा? बाय रोटेटिंग द रेचेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये तब होगा जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रेचेट को घुमाएंगे। पिक्चर के अंदर भी बता देता हूँ कि क्या बोलना चाह रहे हैं। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इस रेचेट को क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जैसे इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे ये आगे की तरफ जाएगा, जैसे ही आगे की तरफ जाएगा तो ये स्टड के साथ मिल जाएगा। तो जब स्पिंडल स्टड के साथ मिल जाए तो हम मालूम कर सकते हैं कि ज़ीरो एरर है या नहीं है। तो दोबारा से पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इफ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द इंडेक्स लाइन, अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है, कोइंसाइड्स का मतलब मिलना, ठीक है, इंडेक्स लाइन के साथ मिल जाए, तो देन द ज़ीरो विल बी ज़ीरो एज शोन इन फिगर 1.10 और फिगर नंबर ए के अंदर। अगर इंडेक्स लाइन के साथ सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मिल जाएगा तो उस वक्त कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा, जैसे कि आपको फिगर के अंदर दिखाया गया। तो फिगर के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये हमारी फिगर है, आप देख सकते हैं ये इंडेक्स लाइन का ज़ीरो है और ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए, इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है कि लिहाजा यहाँ पर कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट जो भी रीडिंग देगा वो आपको एक्यूरेट देगा, 100% ठीक देगा। तो एक चीज़ क्या सीखी कि कब कोई आला ठीक होता है? जब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है इंडेक्स लाइन के ज़ीरो के सामने आ जाए या बराबर हो। कि आगे क्या लिखा हुआ है? ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव। ज़ीरो एरर जो है वो पॉजिटिव कहलाएगा इफ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है नीचे रह जाए, पीछे रह जाए इंडेक्स लाइन के, तो उस वक्त क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वो कंडीशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले आगे पढ़ लेते हैं। इन दिस केस, तो ऐसी सूरत हाल में दुरुस्त रीडिंग मालूम करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल डेट हैज़ नॉट क्रॉस द इंडेक्स लाइन, यानी कि वो नंबर, यानी कि सर्कुलर स्केल जितने हिंस से पीछे रहा इंडेक्स लाइन के ज़ीरो से, उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ? विद द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या मालूम करने के लिए? ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए, जैसे कि फिगर 1.10 के बी फिगर के अंदर दिखाया गया है। तो वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये बी फिगर है और ये यानी कि इंडेक्स लाइन का ज़ीरो है, और जबकि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है इसमें नज़र ही नहीं आ रहा। जैसे 5 है, 10 है, 15 है, तो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है और भी नीचे है इसके, जो कि पिक्चर में 2 डायमेंशनल इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में जितने यानी कि हिंस से यहाँ तक ज़ीरो, यानी कि सर्कुलर स्केल के ज़ीरो और इंडेक्स लाइन के ज़ीरो के दरमियान जितने भी डिवीजन्स हैं वो ही हमारा जो है क्या होगा? एरर होगा। और उसको उनको गिनने के बाद हम मल्टीप्लाई करवा देंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज के साथ। तो वो कितने हैं? जैसे कि ऊपर लिखा भी हुआ है, ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव। ज़ीरो एरर पॉजिटिव है इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ नॉट रीच्ड ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, यानी मेन स्केल के ज़ीरो के साथ ना पहुंच पाए। तो यही मैंने बताया, हेयर ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव 0.18। पॉजिटिव क्यों है? जैसे कि मैंने, क्योंकि नीचे रह गया, पीछे रह गया, इसलिए पॉजिटिव एरर है। कितना पॉजिटिव है आप देखिए कि ये 20 है और 2 यानी कि डिवीजन जो है ये इसके नीचे है तो 18 बन जाएगा। तो इसलिए प्लस 0.18 मिलीमीटर जो है वो एरर है। और कौन सा एरर है? पॉजिटिव एरर है। तो आई होप आपको पॉजिटिव एरर का भी समझ में आ गया होगा। आगे चलूँ तो आगे आप लोगों को नेगेटिव एरर के बारे में बताया गया, जो कि पढ़ लेते हैं। ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ क्रॉस्ड द इंडेक्स लाइन, यानी उसका उलट है बिल्कुल ये। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है इंडेक्स लाइन के ज़ीरो के ज़्यादा ऊपर चला गया है तो उस सूरत में जो एरर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव एरर होगा। तो उस सूरत हाल में क्या करते हैं? इन दिस केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, यानी वो सर्कुलर स्केल की डिवीजन जो कि जितनी ऊपर गई है, डेट हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन, यानी वही बात है जो ऊपर गई है, विद द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, उसको यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है नेगेटिव ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया। तो ये भी देख लेते हैं। तो ये हमारी फिगर नंबर सी है। इसमें आप देखिए कि 95 आ गया, ज़ीरो हमारा यहाँ पर है और इंडेक्स लाइन के ऊपर जो मेन स्केल के ऊपर ज़ीरो है वो इधर है। तो दोनों में कितना गैप है? अगर यहाँ से गिने तो
1 2 3 4 5 यानी 95 और 0 के दरमियान, यानी कि 5 का डिफरेंस है। तो 5 जो है नेगेटिव 0 एरर है, और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे लीस्ट काउंट के साथ। और ये देखिए जैसे कि ऊपर बताया भी गया, आप पढ़ लीजिएगा अपनी बुक के अंदर। तो ये एरर होगा -0.05 मिलीमीटर। तो आई होप इस तरह से आपका स्क्रू गेज का टॉपिक जो है वो आज मुकम्मल हो गया, और आप लोगों को आई होप इसमें काफ़ी हद तक आसानी होगी इसको समझने में, इसको अंडरस्टैंड करने में, इसको याद करने में। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा वक्त मिलने पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के अंदर आप लोगों से मुलाकात होती है।